वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, उसने हाल ही फिलहाल में जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं उनको MCQs टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न दे दिया है। यानी कि अब जितने भी ऑप्शनल हो या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो सारे MCQ बेस पर होंगे। यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चंस के आपको 4 ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, जिसमें से उसका एक जो विकल्प होगा वो सही आंसर होगा। सो इन सभी क्वेश्चंस को, मतलब इस टाइप के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट जूलॉजी में कौन कौन से MCQs जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट पोर्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा एनिमल डाइवर्सिटी जो पेपर है फर्स्ट, उसमें जो पोर्शन है इन्वर्टिब्रेट, उसके हम MCQs क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर जो वीडियो है वो केवल एक ही यूनिट के लिए हो रही है, यानी कि इसमें कुछ लगभग 70-80 के समथिंग आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि कौन से कूटपाद पड़ोसी कूटपाद की शाखाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से जो कूटपाद हैं, ठीक है, क्या किस टाइप के कूटपाद जो है वो पड़ोसी शाखाओं के कूटपाद से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चूज करना है। लोबोपोडिया है, फिलोपोडिया है, रेटिकुलोपोडिया है और इसके बाद में एक्सोपोडिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर राइजोपोडिया यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस प्रकार के कूटपाद की संरचना जाल के समान होती है, यानी कि नेटवर्क के समान होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है, जैसे यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया और राइजोपोडिया। सो यहाँ पर जाल के समान संरचना इस प्रकार से आपको लोब मिलेंगे, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस टाइप से, तो ये जो है यहाँ पर वो जाल बन रहा है। तो ये ऑप्शन जो है 4 नंबर का ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राइजोपोडिया या फिर रेटिकुलोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, किस जीव में कूटपाद भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर एनिमल जो है उसका नाम बताना है कि कौन से एनिमल में कूटपाद जो होते हैं वो गमन के अलावा जो भोजन है उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। सो अमीबा प्रोटियस, अमीबा लाइमैक्स, एल्फीडियम या फिर अमीबा रेडियोसा। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में जो एल्फीडियम है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि लोबोपोडिया प्रकार का कूटपाद किस जीव में पाया जाता है। यानी कि ऐसा कूटपाद जिसमें लोब निकलती है, राइट, अंगुली के समान। सो इस क्वेश्चन को अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो छोटी अंगुली के समान संरचना होती है वो। तो जीव के नाम दे रखे हैं अमीबा प्रोटियस, अमीबा लाइमैक्स, या ऑप्शन 3 जो है उसमें दिया गया है दोनों। दोनों मतलब क्या है, दोनों मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। यानी कि इन दोनों को अगर हमें टिक करना हो तो हम ऑप्शन 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें दोनों एग्जाम्पल जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। या फिर चौथे नंबर पर जो दिया गया है वो है इनमें से कोई नहीं। सो दोनों में क्या होता है, दोनों के अंदर ही लोबोपोडिया कूटपाद पाया जाता है। तो हम दोनों को सेलेक्ट न करके ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया है दोनों, तो 3 नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पाली समान यानी कि लोब लाइक स्ट्रक्चर वाला या फिर छोटी जो अंगुली के समान संरचना वाला कौन सा कूटपाद पाया जाता है। यानी कि हमें कूटपाद को समझना है कि उसकी आकृति कैसी है, एक छोटी अंगुली के समान है। तो 4 कूटपाद यहाँ पर दिए गए, लोबोपोडिया है पहला, दूसरा है फिलोपोडिया, तीसरा है एक्सोपोडिया और चौथा है राइजोपोडिया। सो इसमें से अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको डिस्कस करते हैं। अमीबा रेडियोसा में कौन सा कूटपाद पाया जाता है। अमीबा रेडियोसा में कौन सा कूटपाद पाया जाता है। ऑप्शन ए एक्सोपोडिया, बी लोबोपोडिया, सी फिलोपोडिया और डी राइजोपोडिया। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका भाई, अमीबा रेडियोसा में। सो अमीबा रेडियोसा के अंदर फिलोपोडिया जो आंसर है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों के समान दिखाई देने वाला कूटपाद कौन सा है। यानी कि ऐसा कूटपाद जिसकी संरचना कैसी है, सूर्य के किरण के समान है। तो एक्सोपोडिया जो हमारे पास में है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, युगलाइफा में कूटपाद कौन सा पाया जाता है। जो कूटपाद है वो 4 प्रकार के हैं, लोबोपोडिया,
एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया या फिर राइजोपोडिया। तो आंसर है वो फिलोपोडिया पाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखिए यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, यानी कि MCQs क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो भी कई प्रकार के आएंगे, जिसमें से पहली कैटेगरी जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करी है वो करी है नॉर्मल की, दूसरी कैटेगरी डिसाइड करी है मीडियम की, और तीसरी करी है हार्ड लेवल की। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी मिलेंगे, कुछ इजी मिलेंगे, कुछ मोड मतलब नॉर्मल मिलेंगे, और कुछ आपको मिलेंगे कैसे, जो हार्ड टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के। अब मैं यहाँ पर आपको जो हार्ड टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान कीजिए। ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिए। मिलान करना है हमें, हमारे पास में उदाहरण है और गमनांक दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपस में मिलान करना है। पहला उदाहरण हमारे पास में एल्फीडियम, राइट। एल्फीडियम में कौन सा गमनांक पाया जाएगा, ये हमें मिलान करना है। तो एल्फीडियम में गमनांक जो है वो पाया जाता है राइजोपोडिया। सो हमें अब यहाँ पर हमारे पास में ये विकल्प है, यानी कि ये यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में, और ये पूरा क्वेश्चन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। कभी बच्चे सोचते हैं कि भाई ये ऑप्शन होंगे कि ये, तो ये तो ऊपर के जो है वो हमारे पास में हो गए क्वेश्चंस, और नीचे के ये वाला एरिया हो गया विकल्प का। सो हमें उत्तर इनमें से देना है। ये तीन है या फिर 4 है, 4 भी हो सकते हैं, राइट, 4 भी हो सकते हैं। सो पहला देखिए, एल्फीडियम का जो गमनांक है वो राइजोपोडिया है, यानी कि ए ऑप्शन पर आपको सेकंड पॉइंट मिलेगा। तो ऐसा विकल्प देखिए 1 2 3 4 में से जिसमें ए के साथ में सेकंड पॉइंट हो, तो पहला भी आ रहा है और थर्ड भी आ रहा है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, जो कि सही नहीं है। सो अब हमें पहले और तीसरे ऑप्शन में से आगे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा। उसके लिए हमें बी ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। अमीबा रेडियोसा का भी पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा कूटपाद पाया जाएगा। अमीबा रेडियोसा के अंदर हमारे पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि फिलोपोडिया पाया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले में भी तीसरा है और तीसरे में भी तीसरा है, यानी कि अभी तक दोनों सही चल रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, अमीबा लाइमैक्स। अमीबा लाइमैक्स में पहला ऑप्शन आएगा सही, इसमें देखिए इसमें पहला है और इसमें पहला, यानी कि अभी तक दोनों ऑप्शन क्या चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। सो अभी हमारा जो क्लियर आंसर है वो नहीं आया है। इसके लिए हमें और एग्जाम्पल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अमीबा प्रोटियस, इसको चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सा है। अमीबा प्रोटियस में भी क्या है, फर्स्ट प्रकार का ही है। सो डी में क्या है, यहाँ पर डी में यहाँ पर सेकंड है, सो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि तीसरे ऑप्शन में डी में क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पर जा करके निष्कर्ष निकला है कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। कमेंट में बताओ फटाफट से। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा गमनांक प्रोटोजोआ संघ का नहीं है, यानी कि कौन सा गमनांक प्रोटोजोआ में शामिल नहीं है। कूटपाद प्रोटोजोआ का है, सीलिया जो हमारे पास पैरामीशियम होता है ना, वो एनिमल करता है सीलिया से। कसाब फ्लैजिला जो युग्लिना है वो करता है, और पार्श्वपाद ये नैरिज करता है, ये एनिलिडा का सदस्य है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है कि अमीबा की औसतन गति कितनी होती है, यानी कि अमीबा जो है वो कितना चल पाता है। ऑप्शन दे रखा है ए 0.02 mm से 0.10 mm पर मिनट के हिसाब से। ऑप्शन बी है 0.02 mm से 0.03 mm पर मिनट। तीसरा है 0.03 mm से 0.04 mm पर मिनट। वहीं अगर आप डी देखोगे तो 0.02 सेंटीमीटर से 0.03 सेंटीमीटर पर मिनट। सो यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में हम यहाँ पर गमन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं प्रोटोजोआ में, बाकी एमएम में होता है। सो एमएम में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन जो यहाँ पर हमारे पास में बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अमीबा में गमन का सोल जेल सिद्धांत किसने दिया। तो भाई सीधी सी बात है, अमीबा का सोल जेल सिद्धांत ऑप्शन सी यानी कि हाइमन ने 1917 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृष्ठ तनाव थ्योरी जो है वो कब और किसने प्रस्तुत करी है। तो ऑप्शन हमारे पास में जो बर्थोल्ड है, डी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1886 में ये थ्योरी जो है वो प्रस्तुत करी है। अगला क्वेश्चन फिर से हार्ड है, यानी कि सही विकल्प का आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, जिसमें सिद्धांत है और वैज्ञानिक दिए गए हैं, यानी कि कौन सा सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है वो हमें मिलान करना है। पहला है सोल जेल सिद्धांत, ये किसने दिया है, हाइमन ने, बिल्कुल राइट है। बी है संकुचन जले सिद्धांत, ये सुलजे ने 1875 में, बिल्कुल राइट है। तीसरा है पृष्ठ तनाव मत, ये बर्थोल्ड ने 1886 में, जबकि ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी था। 4 है लुडगाव मत, यानी कि जेनिंग्स में। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई, इसमें जो भी आंसर होगा, जैसे कि ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड है, और सी में थर्ड है,
और डी में 4 है। अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें कहा गया है कि भाई हाइमन के अनुसार अमीबा में गति का मुख्य कारण क्या है, यानी कि अमीबा गति क्यों करता है, ये चीज़ जो है वो हाइमन ने कैसे समझाया है या उसके बारे में क्या कहा है। तो अमीबा जो गति करता है हाइमन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर जीव द्रव्य में स्वतः सोल जल में परिवर्तन के कारण करता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो हाइमन है इसने सोल जल थ्योरी भी दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा के शरीर के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है। कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा लेमा बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका भित्ति ये गलत है। ऑप्शन डी, ए व बी दोनों हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। अगला क्वेश्चन है सीलिया का विकास किससे हुआ है। सीलिया जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है। सो भाई सीलिया का विकास हुआ है काइनेटोसोम से। किससे हुआ है, काइनेटोसोम से। अगर वहीं आप देखोगे जो फ्लैजिला है उसका विकास हुआ है ब्लेफेरोप्लास्ट से। तो अगला क्वेश्चन भी यही है, फ्लैजिला का विकास। तो इसमें तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पैरामीशियम का सीलिया एक सेकंड में कितनी बार स्पंदन करता है, यानी कि पैरामीशियम जब गमन करता है तो उसके सीलिया जो होते हैं वो कितनी बार वाइब्रेट करते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ऑप्शन सी 10 से 11 बार, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है तुल्यकालिक स्पंदन सिंक्रोनियस बीट जो है वो होता है एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया का एक साथ स्पंदन करना। ऑप्शन बी, एक अनुप्रस्थ पंक्ति में उपस्थित सीलिया का एक साथ स्पंदन करना। ऑप्शन ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। पैरामीशियम का सीलिया एक सेकंड में कितनी बार स्पंदन करता है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से लगभग 11 बार। युग्लिना में गमन होता है, यानी कि युग्लिना जो है वो गमन करता है किसके द्वारा भाई, सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, सूडोपोडिया, ट्यूफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा युग्लिना के द्वारा बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, कसाब की संरचना, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। कसाब की संरचना देखोगे ना इंटरनल, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, यानी कि जो फाइब्रिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 9+0 के हिसाब से या फिर 9+2 के हिसाब से। तो 9+2 के हिसाब से होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। तो 9+2 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24, एक्सोनीम किसे कहते हैं। तो एक्सोनीम जो होता है भाई वो होता है यहाँ पर कसाब का केंद्रीय तंतु और सीलिया का भी केंद्रीय तंतु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, युग्लिना जल में कसाब की सहायता से 1 मिनट में कितनी बार गति करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 mm/मिनट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है युग्लिना में वृत्ताकार गति का सिद्धांत किसने दिया था। वृत्त, तो यहाँ पर मैटिनर जो है इसने राइट, यानी कि जो युग्लिना में वृत्ताकार गति होती है वो मैटिनर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 27, राइजोपोडा वर्ग के जंतु में गमन किससे होता है। राइजोपोडा, तो भाई राइजोपोडा में होता है कूटपाद के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है जैम्यूल किसे कहते हैं। जैम्यूल अलैंगिक जनन सेल का समूह, लैंगिक जनन सेल का समूह। ऑप्शन ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलैंगिक जनन सेल्स का समूह को जैम्यूल कहते हैं, राइट। किस संघ के जीवों में उनके शरीर पर अनेक सारे छिद्र पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा फाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संघ पोरीफेरा के सदस्यों का लार्वा है, यानी कि लार्वा का नाम बताना है पोरीफेरा के संघ में। तो एम्फीब्लास्टुला इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर के ये PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप से या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के जो अबाउट है उसमें भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संघ पोरीफेरा के जंतुओं में समिति है, आर्य समिति, द्विपार समिति, असमिति, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी कि डी, दोनों प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट, स्पंजों का वह रंध्र जिससे जल शरीर में प्रवेश करता है क्या कहलाता है। ओस्टिया, है ना, ओस्टिया या है ना, और आस्य हिंदी में, राइट, ऑप्शन बी। किस संघ के जीवों में पुनर्रचन और पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो पाई जाती है। पुनर्रचन से मतलब क्या होता है वो समझो, रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, आपस में जुड़ करके एक बड़ा बनाना। और पुनरुद्भवन किसी भी चीज़ का टूट जाना जिससे वापस वो चीज़ बन जाए, राइट। तो दोनों चीज़ जो होती है वो पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जीव वनस्पति के समान लक्षण रखता है, यानी कि आपको ऐसा एनिमल किंगडम में कौन सा फाइलम मिलेगा जिसमें एनिमल्स प्लांट के जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं।
कम्प्लीटली, तो वो है यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, स्पंज। क्योंकि स्पंज कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं। पेड़ भी कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संघ के जंतु स्थानबद्ध होते हैं? सो यही क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 36, स्पंजों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? स्पंजों में निषेचन पूछा गया है, तो भाई स्व और पर दोनों प्रकार का, यानी कि ऑप्शन हमारे पास में सी है, राइट आंसर सी ऑप्शन। उद्ध विकास की दृष्टि से किस संघ के जीवों का विकास अंधी गली यानी कि इवोल्यूशनरी डेड एंड माना गया है? अब ये इवोल्यूशनरी डेड एंड क्या है उसको समझो थोड़ा सा। देखो भाई, एनिमल जो होते हैं वो इवोल्यूशन के हिसाब से अपने से नेक्स्ट लेवल के एनिमल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, बट कुछ एनिमल ऐसे भी है जो सिर्फ इस प्रकृति में सबसे अलग आए और उसके बाद में उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, या फिर उनके जैसे कोई भी एनिमल्स दोबारा नहीं आए, बस वो उसी तक सीमित रह गया। सो वो एनिमल जो है यहाँ पर उद्ध विकास के आधार पर इवोल्यूशन डेड एंड माना जाएगा। इवोल्यूशन डेड एंड माना जाएगा। सो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाइलम पोरीफेरा, राइट। अगला क्वेश्चन है स्पंजों का वह रंध्र जिससे जल शरीर से बाहर निकलता है। देखो, जल शरीर में प्रवेश कर रहा है वो तो कहलाएगा ओस्टिया। ठीक, जैसे ये है हमारे पास में, इधर से एंटर करेगा तो ओस्टिया और इधर से बाहर निकलेगा तो ओस्कुलम। तो ये बोल रहा है कि बाहर निकलता है, तो ओस्टिया तो है नहीं, ओस्कुलम, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है स्पंजों में छोटे से भाग द्वारा पूर्ण स्पंज बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं रीजनरेशन। अगला क्वेश्चन है कि अलग हुई स्पंज कोशिकाओं का पुनः संगठित होने की क्षमता कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज के हमारे पास में टॉप 40 क्वेश्चन MCQs रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।